वंदे मातरम विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम पढ़ रहे थे 12वीं कक्षा की भौतिक विज्ञान का दूसरा चैप्टर, जिसमें हमें स्थिर विभव और संधारित्र के बारे में अध्ययन करना था बच्चों। यहाँ पर हमने बच्चों विभव, विभवांतर, द्विध्रुव को अगर हम एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर घुमाते हैं, 90 से थीटा कोण पर घुमाते हैं, उसकी अलग अलग स्थितियां जैसे स्थायी संतुलन, अस्थायी संतुलन, शून्य स्थिति ऊर्जा की स्थिति, इन सभी के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। और आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों चालक स्थिर वैद्युतिकी। देखिए, चालक स्थिर वैद्युतिकी को समझने से पहले आपको ये जितने भी वीडियोज हैं, आप हमारे एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर जाकर वहां से प्लेलिस्ट में जाकर वहां से प्रत्येक वीडियोज देखें। वो देखने के बाद ही आपको आगे के वीडियो समझ में आने हैं बच्चों। देखिए, होता क्या है कि ये जो चालक स्थिर वैद्युतिकी जो चैप्टर है, जो टॉपिक है हमारा दूसरे चैप्टर का एक टॉपिक है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप इसको व्यवहारिक रूप से देखें तो भी ये महत्वपूर्ण है, और अगर आप इसको इस थ्योरेटिकल रूप में देखेंगे तो भी आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। व्यवहारिक रूप से बच्चों ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हम चालक स्थिर वैद्युतिकी में चालकों में जो होने वाली घटनाएं हैं, उन घटनाओं के महत्वपूर्ण परिणाम देखने वाले हैं। तो आप इसको समझ सकते हैं कि किस तरीके से धारा बहती है, फिर धारा में अगर धारा बह रही है तो उसमें किस तरीके से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, कैसे कैसे वहां पर विभव उत्पन्न होता है। तो ये जो बेसिक चीजें हैं वो बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से यहाँ पर, जैसे कि आप कह सकते हैं, कंसेप्ट जो आपके हैं इन बेसिक चीजों के, वो क्लियर हो जाने इस आज के क्लास में। तो ये वीडियो जो आपका है वो बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखें, बने रहें लास्ट तक। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं चालक स्थिर वैद्युतिकी। देखिए बच्चों, चालक स्थिर वैद्युतिकी होता क्या है कि चालक स्थिर वैद्युतिकी जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो चालक हैं, उन चालक पदार्थों में जो स्थिर आवेश होते हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। अब जैसे ये स्थिर आवेश है तो इन पर कोई बल कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है, या इनके कारण किसी और आवेश पर बल कार्य कर रहा है, या फिर इनके आसपास में विद्युत क्षेत्र कैसे उत्पन्न हो रहा है, विभव का मान क्या है, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या है, चालक के बाहर विद्युत क्षेत्र कैसे होगा, चालक के अंदर आयतन में जो आपका विभव है विभव क्या होगा, इन सब परिणामों के बारे में हम आज अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए मैं क्लास शुरू करता हूं चालक स्थिर वैद्युतिकी। देखिए बच्चों, हमारा टॉपिक है चालक स्थिर वैद्युतिकी। देखिए बच्चों, नाम से ही आपको पता चल रहा है कि चालक स्थिर वैद्युतिकी में हम चालकों में उपस्थित स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो नाम से आपको पता चल रहा है कि कौन सी बात हो रही है चालकों की, किस अवस्था में, स्थिर अवस्था में। वैद्युतिकी का मतलब जहां भी विद्युत क्षेत्र है, मतलब वहां पर आप आवेश की कल्पना करोगे, क्योंकि आवेश है तो विद्युत क्षेत्र है। तो इसकी परिभाषा लिख देता हूं मैं। चालक स्थिर विद्युतिकी में चालकों में उपस्थित स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन किया जाता है बच्चों। किनके बारे में? चालकों के बारे में। कौन से चालक? जो जिनके अंदर जो आवेश है वो स्थिर अवस्था में बैठे हुए हैं, स्थिर अवस्था में उपस्थित हैं। हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी पदार्थ या जैसे जो चालक है उनमें मुक्त आवेश होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे या मुक्त आयंस होंगे, जिनके कारण ही तो चालक में धारा प्रवाहित होती है। तो जैसे हम मान लें कि अगर हम किसी धात्विक चालक की बात करते हैं तो धात्विक चालकों में बच्चों मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, और ये उस पृष्ठ पर स्वतंत्र रूप से गतिमान रहते हैं। स्वतंत्र रूप से क्या करते रहते हैं? गति करते रहते हैं, लेकिन वो कभी भी वहां से उस पृष्ठ को छोड़कर नहीं जाते हैं। तब तक नहीं जाते हैं जब तक कि उस पृष्ठ के बराबर उसे कार्यफलन, कार्यफलन का मतलब क्या हो गया, वो न्यूनतम ऊर्जा ना मिल जाए ताकि वो इलेक्ट्रॉन वहां से निकल जाए। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि थोड़े से पैसे आने के बाद घर से गांव में घूमता है, लेकिन गांव छोड़कर कहीं नहीं जाता है बच्चों। तो इसे आप ऐसे समझिए
कि सभी चालकों में मुक्त आवेश पाए जाते हैं। सभी चालकों में क्या पाए जाते हैं बच्चों? मुक्त आवेश पाए जाते हैं। ये मुक्त आवेश चालकों के पृष्ठ पर स्वतंत्र रूप से गतिमान रहते हैं। स्वतंत्र रूप से गतिमान का मतलब है बच्चों कि ये यादृच्छिक रूप से किधर भी कोई सी भी दिशा में गतिशील रह सकते हैं, कहीं भी गति कर सकते हैं, एक दूसरे आयन से टकराते रहते हैं, गतिशील रहते हैं। अभी देखें, इसको समझ लेते हैं हम। जैसे मैं मान लिया कि ये मेरे पास एक कोई चालक है बच्चों, और ये जो चालक है, इस चालक में आपके मुक्त आवेश का मतलब मान लेता हूं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन है यहाँ। तो ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ मान लो कुछ आयंस भी है, कुछ इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो ये यादृच्छिक रूप से इस तरीके से गति करता रहेगा। इधर आया, इससे टकराया, इससे टकराने के बाद इधर चला गया, इधर गया तो इससे टकराया, इससे टकराने के बाद इधर चला गया, इससे टकराया। यानी इस तरीके से ये एक दूसरे से टकराते रहते हैं, टक्कर होती रहती है और यादृच्छिक रूप से, स्वतंत्र रूप से गतिशील रहते हैं बच्चों। देखिए, जो आपके धात्विक चालक होते हैं, धात्विक चालकों में मुक्त आवेश के रूप में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं बच्चों। क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जो आपके धात्विक चालक हैं, उनमें जो मुक्त आवेश हैं, उनके रूप में कौन पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जो स्वतंत्र रूप से वहां पर गतिशील रहते हैं। जब इन पर कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं, क्या करते हैं? जब इन पर कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं, तो बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये विद्युत धारा की दिशा के विपरीत दिशा में गतिशील हो जाता है, जिसको हम यूं लिख सकते हैं, चालकों पर बाह्य विद्युत क्षेत्र। क्या? बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने पर ये का मतलब यहां क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो मैं लिख देता हूं, लगाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन या आवेश, मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गतिशील होते हैं। विपरीत दिशा में गतिशील हो जाते हैं, गतिशील हो जाते हैं। कहने का मतलब कि ये अगर हमारे पास कोई चालक है और इस चालक पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बैठे हैं जो यादृच्छिक रूप से गतिशील है बच्चों, तो जैसे ही हमने इस पर कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित किया तो ये धनावेशित हो गया, जबकि ये ऋणावेशित टर्मिनल हो गया, क्योंकि ये हमने बैटरी जोड़ दी थी, ये धनावेशित और ये ऋणावेशित टर्मिनल। अब इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो ऋणावेशित होते हैं तो धनावेश की तरफ आकर्षित होने लगते हैं, जबकि धारा प्लस से माइनस की ओर बहेगी। इसका मतलब जो विद्युत क्षेत्र है वो प्लस से माइनस की ओर होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो बच्चों माइनस से प्लस की ओर गतिशील होंगे, और विद्युत क्षेत्र जो है वो प्लस से माइनस की ओर होगा, तो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन गतिशील हो जाएंगे। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम चलते हैं इनके महत्वपूर्ण परिणामों पर बच्चों। तो मैं पहले परिणाम की बात करता हूं। देखिए, अब हम पढ़ रहे हैं चालक। देखिए, इन परिणामों में से बच्चों आपको बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का कोई एक परिणाम पूछ सकते हैं कि उसको समझाइए कैसे होना है, तो हमें इन्हें समझना है। 5 परिणाम पढ़ने वाले हैं हम, उन सभी को समझना है। तो चालक स्थिर वैद्युतिकी
के महत्वपूर्ण परिणाम। देखिए कौन से परिणाम हमने यहां से ज्ञात किया। पहला तो ये है, पहला है चालक स्थिर विद्युतिकी में चालकों के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। तो सबसे पहला चालकों के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। अब देखिए विद्युत क्षेत्र शून्य कैसे होता है चालकों के अंदर। देखिए बच्चों हम इसको समझ लेते हैं। मान लिया ये मेरे पास एक चालक है, ये मेरे पास एक क्या है, चालक। और इस चालक में हम ऐसे मान लेते हैं कि ये चालक जो है वो उदासीन चालक है। कैसा चालक है, उदासीन चालक है। अब मैं इस चालक पर बाह्य विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर देता हूं। क्या कर देता हूं, बाह्य विद्युत क्षेत्र। और जो मेरा बाह्य विद्युत क्षेत्र अप्लाई किया उसका ये मान लो कि ये धनावेशित टर्मिनल है, जबकि इधर वाला संपूर्ण टर्मिनल ये वाला ऋणावेशित टर्मिनल है। अब हमने ये पढ़ा था कि जो चालक है वो उदासीन चालक है। चालक जो है वो बच्चों कैसा है, उदासीन चालक है। उदासीन चालक है इसका मतलब यहां पर नेट आवेश शून्य है, लेकिन आवेश तो है। आवेश का मतलब जितने धनावेश है उतने ही ऋणावेश है, तो आवेश तो होगा ही। तो बच्चों अगर हम यह बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो हम ये जानते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र है, क्या है बच्चों, जो विद्युत क्षेत्र है वो हमेशा धनावेश से ऋणावेश की तरफ होता है। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ई एक्सटर्नल यानी बाह्य विद्युत क्षेत्र। ई एक्सटर्नल मतलब क्या हो गया, बाह्य विद्युत क्षेत्र। और अब मैं बात करता हूं इसके अंदर वाले विद्युत क्षेत्र की वापस। तो देखिए जब हम इस उदासीन चालक को लेंगे तो इसमें जितने भी आवेश है वो आवेश इधर विद्युत क्षेत्र अप्लाई करने के लिए, बाहर की तरफ विद्युत क्षेत्र अप्लाई करने के कारण ऋणावेश तो आकर्षित हो जाएंगे धनावेश की तरफ। भाई जो यहां पर माइनस है वो इस माइनस से प्रतिकर्षित होगा, जबकि इस प्लस से क्या हो जाएगा, आकर्षित हो जाएगा। तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये जितना भी ऋणावेश है वो तो इस पृष्ठ पर इस प्रकार से फैल जाएगा। जितना भी ऋणावेश है वो तो इस पृष्ठ पर फैल जाएगा, जबकि जितना भी धनावेश है बच्चों वो इस पृष्ठ पर इस प्रकार से फैल जाएगा। क्लियर हो रही है बात। अब देखिए अगर आप बाह्य विद्युत क्षेत्र को देखते हो तब आपका जो विद्युत क्षेत्र है ई एक्सटर्नल वो प्लस से माइनस की ओर है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आप यही चीज चालक के अंदर देखते हो तो चालक के अंदर क्या हो रहा है बच्चों, चालक के अंदर ये जो आपका विद्युत क्षेत्र है वो प्लस से माइनस की ओर होगा। तो प्लस से माइनस की ओर इस तरीके से होगा, चालक के अंदर प्लस से माइनस की ओर होगा। इसको मैं नाम दे देता हूं ई इंटरनल। ये हो गया आपका ई इंटरनल। अब देखिए ये जो विद्युत क्षेत्र है ना अंदर वाला, ये तब तक उत्पन्न होता रहेगा, तब तक बढ़ता रहेगा जब तक कि ये बाहर वाले विद्युत क्षेत्र के बराबर ना हो जाए, क्योंकि तब तक तो विभवांतर उत्पन्न है और विभवांतर उत्पन्न होगा तब तक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, धारा प्रवाहित होगी। तो ये तब तक उत्पन्न होता रहेगा जब तक कि बाहर वाला जो विद्युत क्षेत्र उसके बराबर ना हो जाए। और जैसे बराबर होगा तो आपका जो यहां पर नेट ई है, कुल विद्युत क्षेत्र है, वो हो जाएगा बच्चों ई एक्सटर्नल माइनस ई इंटरनल। और अगर ये दोनों बराबर हो गए तो जो आपका कुल विद्युत क्षेत्र है बच्चों वो कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और हम यही बात समझाना चाहते हैं कि चालकों के भीतर जो विद्युत क्षेत्र होता है बच्चों वो कितना होता है, शून्य होता है। कितना होता है, शून्य। तो ये कारण है कि जैसे ही हम बाह्य विद्युत क्षेत्र अप्लाई करते हैं तो अंदर तो विपरीत दिशा में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है जो बाह्य विद्युत क्षेत्र का विरोध उत्पन्न करता है। और इसके कारण ये तब तक उत्पन्न होता रहता है जब तक कि दोनों विद्युत क्षेत्र का मान समान ना हो जाए, परिमाण समान ना हो जाए। दिशा तो वैसे ही विपरीत होगी, परिमाण क्या हो जाना चाहिए, समान हो जाना चाहिए। तो जैसे ही परिमाण समान होगा तो ये एक दूसरे को विद्युत क्षेत्र निरस्त कर देंगे और कुल मिलाकर इसके अंदर विद्युत क्षेत्र जो है वो क्या हो जाएगा बच्चों, शून्य हो जाएगा। चलिए इसको हम शब्दों में बयां कर देते हैं। अब देखिए किसी चालक पर, किसी लिखते रहे हैं आप भी, किसी चालक पर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर चालक के भीतर बाह्य विद्युत क्षेत्र
की विपरीत दिशा में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। बाह्य विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है बच्चों, उत्पन्न हो जाता है। यह तब तक उत्पन्न होता है जब तक कि परिमाण में समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न ना हो जाए, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न ना हो जाए। और जैसे ही परिमाण में समान और अंततः परिमाण में समान एवं विपरीत दिशा के विद्युत क्षेत्र के कारण चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाएगा। अब देखिए कैसे हो जाएगा, वो मैंने आपको ऊपर ही समझा दिया है, लिख भी दिया है। इस तरीके से विद्युत क्षेत्र जो है वो क्या हो जाएगा बच्चों, शून्य हो जाएगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। आगे चलें अब, चलिए अगला जो आपका दूसरा परिणाम है, बहुत ही अच्छा परिणाम है, समझने की कोशिश कीजिए। ये कह रहा है कि कोई आवेशित चालक है, उस आवेशित चालक के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र है वो लंबवत होगा बच्चों। देखिए क्यों होगा, तो पहले तो मैं आपका परिणाम लिख देता हूं। आवेशित, देखो क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि आवेशित चालक के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र लंबवत होता है। समझाइए, एक नंबर का क्वेश्चन आता है, छोटा सा होता है, बिल्कुल इजी, और कंसेप्ट बहुत अच्छा हो जाता है इसका। देखिए आवेशित चालक के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के कैसा होगा बच्चों, लंबवत होगा। ध्यान रखें हमेशा, कैसा होगा, लंबवत होता है। आइए पहले इसको समझते हैं किस प्रकार होता है। देखिए बच्चों, मान लेता हूं ये मेरे पास एक कोई पृष्ठ है, ये क्या है, एक कोई रैंडमली हमने एक पृष्ठ ले लिया, ये कोई हमारे पास एक पृष्ठ है। इस पृष्ठ पर आवेश जो है वो समान रूप से फैला हुआ, यूं मान लेते हैं, आवेश जो है वो समान रूप से फैला हुआ। इसका मतलब ये एक हमारे पास में आवेशित पृष्ठ हो गया। अब इस आवेशित पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, कोई सा भी अगर आप बिंदु लेते हो, तो उस प्रत्येक बिंदु पर जो, जैसे ये बिंदु है तो ये बिंदु इस तरीके से इसके लंबवत होगा विद्युत क्षेत्र, ऐसे ये विद्युत क्षेत्र ऐसे होगा। अगर मैं इस पृष्ठ की बात करूं, देखिए बच्चों इसकी, तो जो विद्युत क्षेत्र है वो इस तरीके से होगा, ऐसे। क्यों होता है, देखिए मैं पहले आपको लिख देता हूं, यहां पर हम लिख लेते हैं। देखिए जो साथ के साथ समझते जाना, चालक के पृष्ठ पर आवेश स्थिर अवस्था में होते हैं, स्थिर अवस्था में होते हैं। देखिए स्थिर अवस्था में होते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि उस चालक के पृष्ठ पर आवेशों पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है, स्थिर अवस्था में है, अर्थात वहां पर आवेशों पर, अर्थात आवेशों पर लगने वाला बल का मान शून्य है। कितना है, शून्य है बच्चों। जो आवेश है उस आवेश के ऊपर लगने वाले बल का मान कितना है, शून्य है। अब बल का मान शून्य है, इसका मतलब ये हो गया कि जो बल का क्षैतिज घटक है या विद्युत क्षेत्र की दिशा में जो घटक है
वो भी कितना हो जाएगा बच्चों, शून्य हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, अर्थात अतः बल का क्षैतिज घटक P कितना होगा, शून्य होगा। कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब देखिए इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखिए ये हमने पृष्ठ ले लिया, पृष्ठ पर किस तरीके से विद्युत क्षेत्र होता है वो मैंने आपको बता दिया कि विद्युत क्षेत्र हमेशा पृष्ठ के लंबवत होता है। प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के कैसा होता है बच्चों, लंबवत होता है। देखिए मान लेते हैं मैं यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र को थीटा कोण पर ले लेता हूँ। ये मैंने ई ले लिया और ये ए जो है वो कितने कोण पर है, थीटा कोण पर है। ये पृष्ठ से कितने कोण पर है बच्चों, थीटा कोण पर है। पृष्ठ से मैंने थीटा कोण पर ले लिया। अब देखिए जब मैंने पृष्ठ से थीटा कोण पर ले लिया तो इसका जो क्षैतिज घटक है या इसका ये वाला घटक थीटा के साथ वाला वो घटक क्या हो जाएगा भाई, जब हम थीटा कोण पर लेते हैं तो उसको घटकों में तो डिवाइड करते हैं और घटक दो बढ़ेंगे, एक तो ई कोस थीटा और दूसरा ई साइन थीटा। ई कोस थीटा थीटा वाला, तो ये जो घटक है आपका वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा ई कोस थीटा। तो ये कहना चाहता है कि क्षैतिज घटक या विद्युत क्षेत्र की दिशा में जो घटक है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा बच्चों। इसका मतलब ये हो गया कि ये यूं कहना चाहता है कि ई कोस थीटा जो है वो कितना होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। डिग्री नहीं है यहाँ पर, मान है, परिमाण है। कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब ये ई कोस थीटा का मान जो है वो जीरो कब हो सकता है, दो ही स्थितियों में हो सकता है। या तो कोस थीटा का मान जीरो हो तो ई कोस थीटा वाले जीरो के साथ गुणा होकर जीरो हो जाएगा, या फिर ई विद्युत क्षेत्र का मान जीरो हो तो कोस थीटा ई के जीरो के साथ गुणा होकर जीरो हो जाएगा। अब हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं बच्चों कि यहां पर जो आपका ई है विद्युत क्षेत्र वो तो जीरो नहीं हो सकता, वो तो जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि जब आवेश पड़े हैं तो आवेश है तो विद्युत क्षेत्र होगा ही होगा। हम जानते हैं जहां आवेश है विद्युत क्षेत्र है, जहां आवेश है वहां पर विद्युत क्षेत्र होगा ही होगा। इसका मतलब यहां पर ई का मान जो है वो तो क्या नहीं हो सकता बच्चों, वो जीरो नहीं हो सकता। तो जब ई जीरो नहीं हो सकता तो क्या जीरो होगा, तो कोस थीटा जीरो होगा। सर सिंपल सी बात है। देखिए ई कोस थीटा जो हमने इसका क्षैतिज घटक लिया है उसको हमें जीरो लाना है, उसका जो मान है वो कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और जीरो होने के लिए या तो ई को जीरो करो या कोस थीटा को जीरो करो। अब हम जानते हैं कि आवेश है तो विद्युत क्षेत्र है, इसका मतलब ई तो जीरो नहीं होगा। जब ई जीरो नहीं होगा तो कौन जीरो होगा, कोस थीटा जीरो होगा सर। और कोस थीटा का जीरो मान कब होता है, जब सर थीटा का मान, जब थीटा का मान कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये खुद ही कह रहा है जब थीटा का मान कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। इसका मतलब कोस 90 क्या हो गया, जीरो। और जब कोस 90 जीरो हो गया तो आपका ई कोस 90 कितना हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। तो यही तो कह रहा है इसका स्थितिज घटक क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इसका मतलब ये जो थीटा का मान है बच्चों वो थीटा का मान कितना होगा, थीटा का मान 90 डिग्री होगा। इसका मतलब यहां पर विद्युत क्षेत्र इस तरीके से होगा, ये वाला नहीं होगा। यहां पर जो थीटा का मान है वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि किसी भी चालक के प्रत्येक बिंदु पर पृष्ठ जो है, पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वो उसके लंबवत होती है बच्चों, विद्युत क्षेत्र उसके लंबवत होता है। दूसरा परिमाण भी आपको समझ में आ गया होगा, कहीं समझने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना जान रखे। ये मान लो ये चालक है, आपको ये पूछे कि बताओ यहाँ पर विद्युत क्षेत्र किधर होगा, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र इधर होगा। ये पूछ ले कि इधर विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा, तो विद्युत क्षेत्र यूं होगा। ये पूछ लिया जाए इधर यूं होगा, नीचे की तरफ विद्युत क्षेत्र। यहाँ पूछ ले जाए मान लो ये थोड़ी सी ढलान है, यहाँ विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र यहाँ ऐसे होगा। हमेशा ही विद्युत क्षेत्र लंबवती होगा बच्चों। जो भी चालक है उसके पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र जो है वो लंबवती होगा। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं हम अगले परिणाम की ओर। हो गया, चलिए जो अब हमारा है तीसरा परिणाम। चालक के अभ्यंतर कुल आवेश शून्य होते हैं। कितने होते हैं, कुल आवेश शून्य होते हैं बच्चों। देखिए कोई हमने एक पृष्ठ ले लिया, क्या ले लिया, कोई एक हमने पृष्ठ ले लिया। देखिए अब आप इसको समझते जाएं।
मान लो ये हमने पृष्ठ ले लिया, अब इस पृष्ठ के अंदर ये पृष्ठ जो है, इस पृष्ठ पर कहीं पर भी अंदर हमने अगर जो आवेश मानने हैं या आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र मानना है तो हमें यहाँ पर गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। तो जब हम यहाँ पर गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं बच्चों, तो हमें पता है कि जो फ्लक्स है वो होता है समाकलन बंद पृष्ठ का ई डी ए, और ये किसके बराबर होता है, समेशन ऑफ क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, समेशन ऑफ क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए हमने ये पढ़ लिया है कि जो बंद पृष्ठ है उस बंद पृष्ठ के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होगा बच्चों, 0 होगा। बंद पृष्ठ के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, 0 होता है। तो हम यहां से ऐसे लिख सकते हैं कि जो समेशन क्यू है आपका वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समेशन क्यू जो है वो क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। समेशन क्यू 0 है, इसका मतलब कि अगर ये आपका चालक जो है वो उदासीन चालक है, कैसा चालक है, उदासीन चालक है, तो इसके अंदर जो जितने भी ऋणावेश है उतना ही धनावेश होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि चालक के भीतर धनावेश व ऋणावेश समान मात्रा में होते हैं। कैसी मात्रा में होते हैं बच्चों, समान मात्रा में होते हैं। यहां पर जो कुल आवेश होगा, या यूं कह सकते हैं कि आवेशों का बीजगणितीय योग होगा, वो कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा, क्योंकि अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, 0 होता है। क्लियर हो गया तीसरा पॉइंट। चौथे पॉइंट की ओर चलते हैं। जो विभव है, चौथा पॉइंट, चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया कि देखो ये जो आपका है चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट है बच्चों, आवेशित चालक के समस्त आयतन व पृष्ठ पर, समस्त आयतन व पृष्ठ पर विभव नियत होता है। विभव कैसा होता है बच्चों, नियत होता है। देखिए कैसे, इसको समझ लेते हैं। देखिए मान लो ये हमारे पास कोई एक आयतन है, चलिए यहां पर शेप ले लेते हैं अपन। ये देखो ये कोई एक 3D आकृति है। अब देखिए इसमें क्या है कि हमने ये पढ़ रखा है कि यहाँ पर जो आवेश है वो समान रूप से, कोई भी बंद पृष्ठ होता है बच्चों, तो बंद पृष्ठ में आवेश जो है वो समान रूप से उसके पृष्ठ के ऊपर फैल जाता है। जो अंदर आवेश रहते हैं वो धनावेश और ऋणावेश समान मात्रा में होता है। अंदर अपन यूं कह सकते हैं कि मुक्त अवस्था में कोई भी आवेश उपस्थित नहीं होते हैं। तो यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा कि जो आवेश है वो इसके ऊपर समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो इसके अंदर और इसके पृष्ठ पर जो विभव का मान है वो कितना रहेगा, वो 0 रहेगा। कैसे, अगर मान लो मैंने यहां पर ए बिंदु पर कोई एक अल्प परीक्षण आवेश है, इसको मैं यहां से उठा के इस क्यू बी बिंदु पे लेके आता हूं, तो यहां से यहां तक लाने में मेरे द्वारा जो कार्य किया गया है वो होना चाहिए क्यू वी के बराबर। और वी यहां पर क्या है बच्चों, विभवांतर है। वी क्या है, विभवांतर। और ये विभवांतर का मतलब है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं वी बी माइनस वी ए। क्या लिख सकते हैं, वीबी माइनस वी ए। लेकिन हम जानते हैं बच्चों कि जो किया गया कार्य है वो क्या हो जाएगा, 0 होगा, क्योंकि विभवों का अंतर ही नहीं है। विभव क्या है, बराबर है। विद्युत क्षेत्र जो है वो वहां पर क्या है, अंदर विद्युत क्षेत्र है ही नहीं, पृष्ठ के अंदर तो विद्युत क्षेत्र है ही नहीं, तो यहां विभवों का अंतर नहीं है। इसका मतलब किया गया कार्य क्या है, 0 है। किया गया कार्य 0 है तो क्यू भी 0 हो जाएगा। और आप ऐसे कह सकते हो कि वी बी माइनस वी ए बराबर क्या हो जाएगा, 0। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, वी बी बराबर में क्या हो जाएगा, वी ए हो जाएगा बच्चों। यानी कि दोनों बिंदुओं पर विभवों का मान क्या है, समान है। दोनों बिंदुओं पर विभवों का मान क्या है, समान है। और दोनों बिंदुओं पर विभवों का मान समान होने के कारण किया गया कार्य क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। किया गया जो कार्य है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए बच्चों। चलिए तो इसको हम अब लिख देते हैं। किसी आवेशित
चालक में अल्प परीक्षण आवेश, अल्प परीक्षण आवेश, देखिए इसको आप नाम भी दे सकते हो या यूं ही लिख सकते हो कि अल्प परीक्षण आवेश क्यू नॉट, जिसको हम मान के चलते हैं परीक्षण आवेश जो ये होता है कि जो दूसरे आवेश की स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं करता है। तो अल्प परीक्षण आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है, शून्य होता है। तो देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं, जो किया गया कार्य है W वो होगा आपका बच्चों QV, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं Q गुणा विभवांतर, Q गुणा, अरे यार, Q गुणा विभवांतर है। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों Q गुणा VB माइनस VA। अगर हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे लेके जा रहे हैं तो VB माइनस VA, और हम जानते हैं कि किया गया कार्य जो है वो कितना है बच्चों, शून्य है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं VB माइनस VA बराबर क्या हो जाएगा, 0, और इसको हम ऐसे कह सकते हैं VB बराबर क्या हो जाएगा आपका VA। इसका मतलब यह है कि कोई भी आवेशित चालक है उसके समस्त आयतन और पृष्ठ पर जो विभव है वो नियत रहता है। ध्यान रखें, विद्युत क्षेत्र कोई भी चालक के अंदर शून्य होता है और विभव संपूर्ण चालक पर नियत रहता है। आयतन में भी अंदर भी विभव और बाहर भी विभव, पृष्ठ पर, बाहर का मतलब पृष्ठ पर, उससे बाहर नहीं, वहां तो चेंज हो सकता है, लेकिन पृष्ठ पर और अंदर हमेशा विभव कैसा रहेगा बच्चों, नियत रहेगा। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं हम लास्ट हमारा जो परिणाम है उस पर। लिख दिया यहां तक, चलिए अगला जो आपका पॉइंट है 5वां, आवेशित चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र। देखिए आवेशित चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, पहले तो हम ये ज्ञात करते हैं आवेशित चालक के जो पृष्ठ है उस पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है। देखिए बच्चों क्या होता है, देखिए मान लिया हमने कि ये हमारे पास एक कोई यादृच्छिक आकृति है, ठीक है, इस पर हमने कोई एक बिंदु ले लिया और ये एक पृष्ठ ले लिया, ये जो पृष्ठ है इसका, इस पृष्ठ का ये अल्पांश भाग ले लिया हमने। इस अल्पांश भाग पर हमने एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर ली, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है किसी आयतन में तो वहां पर हमें गाउस का नियम लगाना पड़ेगा, और गाउस का नियम हमेशा बंद पृष्ठ में लगता है। तो हमने यहां पर एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर ली। अब देखिए बच्चों, यहां पर मैं इसको दे देता हूं S1 नाम, ये जो आपका सरफेस है इसको S1, मतलब ये S1 आकृति का क्षेत्रफल, ये मैं नाम दे देता हूं S2, ये दूसरा सरफेस, और इसको नाम दे देते हैं बच्चों S3। ये हमने वैसे तो गाउस के नियम में पढ़ा भी है। अब देखिए अगर मैं इस पृष्ठ की बात करूं तो इस पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र तो इधर होगा पृष्ठ के लंबवत, और क्षेत्रफल सदिश जो है वो भी इधर ही होगा, ए क्षेत्रफल सदिश मान लेते हैं बच्चों, यही मान के चले थे गाउस के नियम में भी, ठीक वही प्रक्रिया यहां लगा रहे हैं। तो समझना है इसको, थ्योरी आपको पुट करनी है इसकी। अब देखिए अगर मैं यहां पर गाउस का नियम लगाता हूं, क्या लगाता हूं, गाउस का नियम लगाता हूं बच्चों, तो गाउस का नियम ये कहता है फाई बराबर, ये समाकलन हो जाएगा बंद पृष्ठ का, गोला लगा दिया मतलब बंद पृष्ठ का, और ये हो जाएगा E डॉट DA। क्लियर है यहां तक? इसको हम लिख सकते हैं समेशन Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, समेशन Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, जो ये S1 S2 और S3 के लिए लग जाएगा, तो मैं यहां पर लगा देता हूं। देखिए पहले S1 के लिए हो जाएगा आपका E DA कोस थीटा प्लस, फिर मैं लगा देता हूं S2 के लिए, ये हो जाएगा बच्चों E DA कोस थीटा, और फिर हो जाएगा प्लस में S3 के लिए, क्योंकि 3 सरफेस है टोटल, तो तीनों सरफेस के लिए हमने ये लगा दिया कोस थीटा, बराबर में आ जाएगा आपका बच्चों समेशन Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, समेशन Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। देखिए यहां तक कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए आपके। अब देखिए S1 की बात करें हम, तो S1 की जगह तो यहां पर तो E का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा, क्योंकि अभी तो हमने थोड़ी देर पढ़ा है, थोड़ी देर पहले, कि जो कोई बंद पृष्ठ है उस बंद पृष्ठ के अंदर जो E है, E का मान कितना होता है बच्चों, 0 होता है। कोई भी बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ के अंदर
विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, शून्य होता है। तो यहां तो ई का मान शून्य होगा, और जब ई का मान शून्य होगा तो ये पूरा टर्म ही क्या हो जाएगा बच्चों, शून्य हो जाएगा। वहीं अगर मैं इस S2 की बात करूं, ये वाला S2, तो इस S2 में देखिए कोण का मान कितना होगा भाई, E और A के मध्य कोण, E और A के मध्य कोण हो जाएगा बच्चों कितना, 0 डिग्री। तो मैं यहां लिख देता हूं इसको, देखिए S2 हो जाएगा आपका ये सारे EDA कोस 0 डिग्री, ठीक है। ये तो 0 हो गया पूरा का पूरा, 0 प्लस, अब देखिए यहां पर S3 में देखो विद्युत क्षेत्र तो इधर होगा और ये होगा क्षेत्रफल सदिश बच्चों, तो इन दोनों के मध्य का कोण कितना होगा, 90 डिग्री, और कोस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो ये भी पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा बच्चों, ये जो थीटा है वो 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होने के कारण इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये टर्म भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कुल मिलाकर हमारे पास आ जाएगा समेशन Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो मैं यहां पर मान रख देता हूं बच्चों, ये तो हो गया आपका समेशन। जब हम इसका समाकलन कर देंगे तो मैं इसको ऐसे लिख दूं EA, और इधर आ जाएगा समेशन Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए समझने वाली बात यही है कि जो समेशन Q है बच्चों, इस समेशन Q का क्या करोगे सर। देखिए हमने पढ़ा था कि जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है, क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, ये बच्चों पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है सिग्मा। क्या होता है, सिग्मा। और ये जो सिग्मा है वो होता है बच्चों आवेश अपोन में क्षेत्रफल, आवेश अपोन में क्षेत्रफल, ये पढ़ लिया था हमने पहले। तो यहां से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, सिग्मा आवेश आपका Q और क्षेत्रफल आपका A। तो Q का मान मैं ऐसे लिख सकता हूं सिग्मा डॉट A, लिख सकता हूं नहीं, ये हमने गाउस के नियम में पढ़ा था। क्लियर है, चलिए। तो मैं इस Q की जगह, समेशन Q की जगह रख सकता हूं सिग्मा डॉट A, और अपोन में आपका एप्सिलॉन नॉट है। अब देखिए A से A कट जाएगा, तो कुल मिलाकर आपके जो यहां पर E का मान है वो आ जाएगा बच्चों, विद्युत क्षेत्र का मान आ जाएगा सिग्मा अपोन में एप्सिलॉन नॉट। ये किसका मान आया है, ये विद्युत क्षेत्र का मान आया है। किसी भी आवेशी चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र कितना है, जो पृष्ठ के लंबवत होता है ना, उस विद्युत क्षेत्र का मान आया कितना, सिग्मा अपोन में एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए बच्चों इसमें स्थितियां दो काम करेगी, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना, बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग है ये। देखिए कैसे, देखिए यहां पर हो सकता है कि आपका जो सिग्मा का मान है वो बड़ा हो, किससे, 0 से। पहली स्थिति ऐसी हो सकती है, और दूसरी स्थिति बच्चों ऐसी हो सकती है कि सिग्मा का जो मान है वो हो सकता है किससे छोटा हो, 0 से छोटा हो। दोनों ही स्थितियां हो सकती है। हो सकता है सिग्मा ऋणात्मक हो, पृष्ठीय आवेश घनत्व, हो सकता है सिग्मा धनात्मक हो, यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व कैसा हो जाए, धनात्मक हो जाए। तो देखिए क्या हो जाएगा, अगर आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व धनात्मक है, इसका मतलब क्या है, कैसा है बच्चों, धनात्मक है। सिग्मा इज ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया, धनात्मक है। और धनात्मक है इसका मतलब जो आपका आवेश है, सॉरी विद्युत क्षेत्र है, आवेश नहीं, आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र है, जो आपका विद्युत क्षेत्र है वो विद्युत क्षेत्र आपका बहिर्मुखी होगा बच्चों। कैसा होगा, बहिर्मुखी होगा। देखिए बहिर्मुखी किसे कहते हैं, अभी लिखता हूं मैं थोड़ी देर को। और जैसे ही सिग्मा इज लेस देन 0 होगा, इसका मतलब आपका जो सिग्मा है वो कैसा हो जाएगा बच्चों, ऋणात्मक हो जाएगा। और ऋणात्मक का मतलब हो गया कि बच्चों आपका जो विद्युत क्षेत्र है वो विद्युत क्षेत्र अंतर्मुखी होगा। कैसा हो जाएगा, अंतर्मुखी हो जाएगा बच्चों। ये बहुत ही अच्छी समझने वाली चीज है। अब देखिए कैसे अंतर्मुखी होता है, कैसे बहिर्मुखी होता है, ये मान लेते हैं। यहां मान लेते हैं कि ये सारा का सारा ऋणावेश है, यहां मान लेते हैं ये सारा का सारा धनावेश है। पृष्ठ के बाहर होता है, हालांकि मैंने बनाया यहाँ पर, चलिए मैं उसको भी बना देता हूँ। कल को आप मान लो कुछ कह दो ऐसे कैसे बना दिया गया। चलिए मान लेते हैं ये हमारे पास एक पृष्ठ है, यहाँ पर धनावेश है, यहाँ पर क्या है बच्चों, धनावेश है। समझने के लिए हम थोड़ी देर के लिए इसको इस तरीके से मान के चल रहे हैं। अब सिग्मा इज ग्रेटर देन 0 का मतलब धनात्मक है। इसका मतलब ये होगा कि इस पृष्ठ के लंबवत विद्युत क्षेत्र ऐसे होगा बच्चों, इस पृष्ठ के लंबवत यूं ऐसे, ये विद्युत क्षेत्र होगा इस तरीके से। बहिर्मुखी मतलब बाहर की ओर होगा, पृष्ठ से बाहर की ओर होगा। और अंतर्मुखी का मतलब है कि बच्चों ये पृष्ठ के अंदर की ओर लंबवती होगा, लेकिन अंदर की ओर लंबवत होगा, है तो लंबवती लेकिन अंदर की ओर होगा लंबवत। तो ये चीज आपको समझ में आ जाना चाहिए। चालक स्थिर वैद्युतिकी के जो परिणाम थे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे थे। आज की क्लास के लिए धन्यवाद विद्यार्थियों।